ऑफ क्लास 11। तो मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको सारे इंट्रोडक्शन करवाई थी, उसमें हमने इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के बारे में पढ़ा था, उनकी डिस्कवरीज देखी थी। उसके बाद हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर्स पढ़े थे जैसे रदरफोर्ड मॉडल। तो उसका नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है बोहर एटॉमिक मॉडल। ठीक है, अब थोड़ा सा रिव्यू ले लेते हैं। क्या था रदरफोर्ड मॉडल, जब हमने पढ़ा था तो उसके कुछ ड्रॉबैक्स आए थे। ड्रॉबैक क्या था कि रदरफोर्ड जो है वो एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। कैसे एटम की स्टेबिलिटी आई थी, उन्होंने बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। यही था। क्या बोला था कि जो न्यूक्लियस है वो पॉजिटिवली चार्ज है और उसमें इलेक्ट्रॉन्स ऐसे एक सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं। बट हमारे जो ड्रॉबैक आया था वो क्या था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के बेसिस पे कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल जो है जब वो रिवॉल्व करता है एक सर्कुलर ऑर्बिट में तो वो कुछ ना कुछ एनर्जी रेडिएट करता है। रेडिएट मतलब कुछ ना कुछ एनर्जी लूज करता है। तो क्या है, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन अगर सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है और वो एनर्जी लूज करेगा तो क्या है, ये धीरे धीरे जो ऑर्बिट है वो छोटा होता जाएगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन हमारे न्यूक्लियस पे ही फॉल हो जाएगा। बट ये चीज़ क्या है, ये जो ड्रॉबैक था उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं हो सकता, कि ये तो अनस्टेबिलिटी ऑफ एटम हो गया कि हमारा न्यूक्लियस भी जो पॉजिटिवली चार्ज है और उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव चार्ज है वो दोनों एक तरफ मतलब एक साइड पे नहीं आ सकते। तो वो क्या था, उसका ड्रॉबैक था। अब उस ड्रॉबैक को मॉडिफाई किया कि इन्होंने बोहर एटॉमिक मॉडल ने, इन्होंने नील्स बोहर ने इस पूरे एटम के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसे रिवॉल्व करेंगे, न्यूक्लियस कहाँ पे है, किस एनर्जी से वहाँ जो आपके शेल्स होंगे वो किस एनर्जी से होंगे, तो वो हम सारा पढ़ेंगे इसमें। सबसे पहले बोहर एटॉमिक मॉडल के कुछ पोस्टुलेट्स हैं, सबसे पहले वो पढ़ते हैं। तो फर्स्ट पोस्टुलेट क्या है, एन एटम consists of a small heavily charged nucleus in the center। ठीक है, इससे क्या मतलब है, सबसे पहला जो पोस्टुलेट था बोहर एटॉमिक मॉडल का वो क्या है कि जो एटम है, एटम के सेंटर में एक पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस आपका प्रेजेंट होगा। अब ये स्मॉल और हैवी क्या है, हमने रदरफोर्ड मॉडल जब पूरा पढ़ा था, एक्सपेरिमेंट जब उनका देखा था, तो उन्होंने क्या वहाँ पे जो कंक्लूजन्स आए थे वो क्या थे कि जो हमारा न्यूक्लियस है वो बहुत ही स्मॉल एरिया में आया था। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारी बहुत रेज ऐसी थी जो स्ट्रेट भी जा रही थी और कई ऐसी थी जो स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो रही थी। तो वहाँ से कंक्लूजन क्या निकला था कि जो न्यूक्लियस है वो छोटे से एरिया में है और बहुत ही डेंस है, यानी कि हाईली पॉजिटिव चार्ज है। तो सबसे पहला पोस्टुलेट क्या है बोहर एटॉमिक मॉडल का कि एटम के सेंटर में, जैसे अगर ये हम एटम है तो एटम के सेंटर में एक पॉजिटिवली चार्ज क्या प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस। ठीक है, अब सेकंड क्या है, द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस in fixed circular orbits। अब देखो, मैं आपको रदरफोर्ड और इसका ना दोनों को कंपेयर करके बताऊंगी कि क्यों उसका फेल हो गया था। अब देखो, इन्होंने क्या बोला कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं। उन्होंने भी क्या बोला था, यही था रदरफोर्ड का। उन्होंने जस्ट क्या बोला था कि द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द सर्कुलर ऑर्बिट्स। ये फिक्स्ड वर्ड जो है इन्होंने क्यों इंट्रोड्यूस किया, इस फिक्स्ड वर्ड का मतलब है हैविंग फिक्स्ड एनर्जी, यानी कि जो ऑर्बिटल्स है, जो हमारे ऑर्बिट्स है, जिसमें अगर ये हमारा एटम है तो यहाँ पे कुछ ना कुछ ऑर्बिट्स प्रेजेंट होंगे और इस ऑर्बिट में ही इलेक्ट्रॉन हमारा रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के अराउंड। और जो ये ऑर्बिट्स है इनकी कुछ ना कुछ फिक्स्ड एनर्जी होगी। ये अच्छे से समझना, इन ऑर्बिट्स की, ये वाले ऑर्बिट्स जो है इनकी कुछ ना कुछ सबकी अपनी एक फिक्स्ड एनर्जी होगी जिसमें हमारे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ? देखो क्या है, द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट्स। ठीक है, अब उसके बाद जो ये फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट्स है ना, ये हमने पढ़ रखा है। देखो आपने कि ये जो शेल है इनको हम क्या किस नाम से करते हैं, के शेल। जो ऑर्बिट्स है वो क्या है, एनर्जी शेल्स है, के शेल, एल शेल, एम। ठीक है, ये सारे क्या है हमारे शेल्स है। जैसे ये वाली क्या होती थी, ये वाली के, एल,
M जो नेक्स्ट है वो N, तो ये क्या है, एनर्जी शेल्स है, और इन सब की क्या है, एनर्जी फिक्स्ड है, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या आता है, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट ड्यूरिंग रिवॉल्विंग डज नॉट चेंज। इसका क्या मतलब है कि जब भी हमारे इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट्स में घूम रहे हैं तो उनकी एनर्जी जो है वो चेंज नहीं होगी। चेंज नहीं होगी का मतलब क्या है कि ये नाइदर एमिट नॉर एब्जॉर्ब, यानी कि जब भी इलेक्ट्रॉन हमारे सर्कुलर ऑर्बिट्स में, जो ये ऑर्बिट्स हमने बताया था, शेल्स बताई थी, एनर्जी शेल्स, जब भी इसमें घूमेंगे तो उनकी एनर्जी चेंज नहीं होगी। अगर उनकी एनर्जी चेंज नहीं हो रही, इसका मतलब क्या है कि ना तो वो एनर्जी को गेन कर रहे हैं, ना ही वो एनर्जी को लूज कर रहे हैं, तो उनकी एनर्जी क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो हम क्या बोल सकते हैं, द एनर्जी ऑफ शेल इज फिक्स्ड, मतलब हर एक ऑर्बिटल की, यानी हर एक एनर्जी शेल की जो एनर्जी है वो क्या है, वो फिक्स रहेगी, फिक्स रहेगी। इसीलिए जो ये एनर्जी शेल्स है, हम इनको स्टेशनरी एनर्जी शेल्स भी बोलते हैं। कि स्टेशनरी क्यों बोल रहे हैं, देखो स्टेशनरी मीन्स जो फिक्स है, तो ये वाली जो इनकी एनर्जीज है वो क्या रहती है, फिक्स्ड रहती है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ ना। देख लो क्या क्या है कि सबसे पहले तो सिंपल ही है कि जो हमारा एटम है उसके सेंटर में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। फिर उन्होंने क्या बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिक्स्ड वर्ड। फिक्स्ड वर्ड किस चीज के लिए था, फॉर द फिक्स्ड एनर्जी, ठीक है। कि जो इलेक्ट्रॉन्स है जब भी वो न्यूक्लियस के अराउंड में घूमेंगे तो वो फिक्स्ड एनर्जी से ही रिवॉल्व करते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है कि जो भी एनर्जी है इलेक्ट्रॉन्स की, जब वो एक न्यूक्लियस के अराउंड घूम रही है इन ऑर्बिट्स में, तो उनकी एनर्जी कभी भी चेंज नहीं होती। एक केस आता है कि जिसमें इनकी एनर्जी चेंज होती है, वहां पे वो एमिट भी करते हैं, एब्जॉर्ब भी करते हैं, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, इतना याद रख देते हैं, ठीक है। उसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ पोस्टुलेट जो है वो देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये फोर्थ पोस्टुलेट, अच्छे से समझना। ओनली दोज ऑर्बिट्स आर परमिटेड इन विच एंगुलर मोमेंटम is integral multiple of h upon 2 pi, ठीक है। अब इसका अच्छे से मतलब समझना, क्या बोल रहे हैं, ओनली दोज ऑर्बिट्स आर परमिटेड इन विच एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 pi। अब इसका क्या मतलब है, ये क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे हमने बता दिया कि ये ऑर्बिट्स जो है इनकी एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहेगी, फिक्स्ड रहेगी। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हमारे रिवॉल्व करेंगे, है ना, ये सब कुछ पढ़ा। अब इन्होंने क्या बोला कि वही ऑर्बिट्स हमारी यहाँ पे आएंगी, वही ऑर्बिट्स जिसमें इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, वो वाले ऑर्बिट्स हम यूज करेंगे जिसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो हमारा किसके इक्वल हो, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 का मतलब क्या है, nh अपॉन 2 पाई, ठीक है। जो ये n है ये क्या होगा, हमारा इंटीजर, ठीक है। क्या मतलब है कि जो ये n है हमारा इंटीजर है, मतलब जो इसके लिए वर्ड एक यूज करते हैं वो है हमारा वर्ड क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन का मतलब होता है फिक्स्ड अमाउंट होना, किसी की भी फिक्स्ड अमाउंट होना। जैसे अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे n की वैल्यू अगर 1 है, n की वैल्यू यहाँ पे 2 हो सकती है, n की वैल्यू 3 हो सकती है, n की वैल्यू 4 हो सकती है, यानी कि इनकी क्या है, फिक्स्ड अमाउंट है, 1 2 3 4 फिक्स्ड अमाउंट। मतलब आप यहाँ पे 1.1 बोल दो, है ना, 2.2 2.3 ये वैल्यूज नहीं हो सकती, एक उनकी फिक्स, यानी कि होल नंबर ही हमारा होना चाहिए, होल नंबर, ठीक है, इंटीजर्स होने चाहिए मतलब। तो यहाँ पे हमारे पास n की वैल्यू ये आएगी, और जो ये n है क्या बताता है हमारे को, जो ये n रिप्रेजेंट कर रहा है वो नंबर ऑफ शेल्स। जैसे अगर मैं बोलूँ कि हम k शेल को क्या बोलते हैं, n इज इक्वल टू 1 होते हैं k के लिए,
उसके बाद L के लिए हमारे पास N की वैल्यू क्या होती है 2, तो जो N है क्या है हमारे नंबर ऑफ शेल्स। अब देखो अगर मैं यहाँ पे K शेल की बात करूँ, है ना, सबसे पहले जो शेल है वो K शेल है, तो इसके लिए जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम उसके लिए क्या है, N की वैल्यू 1h/2π, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में आ सकता है। सेकंड क्या है, अगर L शेल लूँ तो N की वैल्यू 2, तो क्या आ गया 2h/2π, N की वैल्यू अगर 3 है तो क्या आ जाएगा 3h/2π, ठीक है। तो ये क्या रहेगा, क्वांटाइज्ड रहेगा, फिक्स्ड अमाउंट रहेगी, मतलब अगर ऑर्बिट्स जो है तो उनकी इतनी अगर एंगुलर मोमेंटम है तो ही वो हमारे एटम में आ सकते हैं, ठीक है, ये चीज समझ आई। अगर देखते हैं कैसे है पूरा, देखो अब क्या बोलते हैं कि जो एंगुलर मोमेंटम है, अगर मेरा कोई भी जो भी कोई बॉडी है अगर वो सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करती है तो जो उसका एंगुलर मोमेंटम होता है, ठीक है, अगर हम सिंपल किसी लीनियर चीज में चलते हैं तो हम क्या बोलते हैं लीनियर मोमेंटम, अगर हम किसी चीज में सर्कुलर घूम रहे हैं रिवॉल्व कर रहे हैं तो वहां पे वर्ड यूज होता है एंगुलर मोमेंटम। इसका फॉर्मूला देखो, एंगुलर मोमेंटम को रिप्रेजेंट करते हैं बाय द सिंबल L और इसका फॉर्मूला होता है R×P। अब ये बताती हूँ R×P क्या है। जो R है, देखो अगर आपके पास ये कोई, मैं मान लो कोई एक बॉडी है, मेरे पास कोई मास m है ना, कोई बॉडी मूव कर रही है मास m से, वो इस बॉडी क्या है इस सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रही है, इस सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रही है तो इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, किसी वेलोसिटी से घूम रही है, और जो यहाँ से इसका रेडियस है वो डिस्टेंस है r, ठीक है। अब जब ये बॉडी इसमें घूम रही है तो वहां पे क्या एक्सर्ट कर रही है, ये एंगुलर मोमेंटम, ये r जो है ये दैट इज अ रेडियस एंड u, ठीक है। अब जब मेरे को हमारे को पता है कि ये जब क्रॉस प्रोडक्ट्स होते हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या आता है, हमेशा साइन यूज करते हैं, जब भी हम क्रॉस प्रोडक्ट को खोलते हैं तो क्या लगाते हैं साइन थीटा। उससे पहले जो ये P है ये है हमारा लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, P = mv, ठीक है, पढ़ रखा है ना ये तो हमने ये वाली वैल्यू पुट की तो मेरे पास क्या आया R×mv, ये आया। अब मैं इस क्रॉस प्रोडक्ट को जब ओपन करूंगी तो हमारे पास क्या आएगा R×mv sin थीटा, यहाँ तक समझ आया। अब देखो अगर ये साइन थीटा यहाँ पे आया है तो हमारा थीटा बताओ कितना है, हमारे को पता है कि अगर ये किसी बॉडी का मास m है और ये वेलोसिटी है और ये जो इसका डिस्टेंस है, इनके बीच में एंगल देखो कितना है 90 डिग्री है, v और जो r है वो क्या है परपेंडिकुलर है, हमेशा जो वेलोसिटी है वो हम क्या लगाते हैं हमेशा टेंजेंशियल लगाते हैं, यानी कि परपेंडिकुलर लगाते हैं, तो हमारा साइन कितना हो गया 90 डिग्री, तो हमारे पास क्या आ गया साइन 90 डिग्री, साइन 90 = 1, तो हमारे पास कितना आ गया mvr। तो हमारे पास जो एंगुलर मोमेंटम है, अगर कोई बॉडी सर्कुलर ऑर्बिट में घूमती है तो उसका मोमेंटम कितना होता है mvr, तो ये भी एंगुलर मोमेंटम है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो mvr है वो किसके इक्वल है nh/2π, यानी कि अगर किसी कोई भी ऑर्बिट आपके एटम में है तो उसको एंगुलर मोमेंटम इतनी एक्सर्ट करनी पड़ेगी तभी हम उसको एक एटम में रख सकते हैं। समझ आया, देख लो इसको अच्छे से एक बार सारा समझ लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। उसके बाद एक नेक्स्ट जो पोस्टुलेट आता है इसका वो है energy is emitted or absorbed when electron jumps from one energy level to another। देखो अभी हमने क्या बोला था कि जो भी ऑर्बिट्स है, यानी कि जितने भी ऑर्बिट है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी एनर्जी फिक्स होती है ना, कि वो अपने ऑर्बिट्स में ही रिवॉल्व करेंगे। अब हम क्या बोल रहे हैं कि उनकी एनर्जी जो है वो चेंज हो सकती है, कब चेंज होगी, वो एनर्जी को एमिट और एब्जॉर्ब भी करेंगे, बट कब करेंगे, जब वो इलेक्ट्रॉन्स एक एनर्जी शेल से दूसरे एनर्जी शेल में जाएंगे, ठीक है। अब इसको समझना अच्छे से देखो,
ये है हमारा न्यूक्लियस, ठीक है, ये है फर्स्ट शेल, ये है सेकंड शेल, और जो ये एनर्जी है हम मान लेते हैं इसकी एनर्जी है E1, इसकी एनर्जी है E2, ठीक है। अब क्या बोला हमने कि इनकी एनर्जी जो ऑर्बिट्स की है, ये K अगर ऑर्बिट है, ये L है, इनकी जो एनर्जी है वो फिक्स है। अब क्या है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन था ना, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिवॉल्व कर रहा था, इसको जैसे ही थोड़ी सी भी एनर्जी हमने दी तो इसने क्या किया, उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया। जैसे इसको हमने एनर्जी दी, इसने क्या किया, उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके क्या कर जाएगा, यहाँ से जंप करके अपने नेक्स्ट लेवल, हाई लेवल पे। जैसे ही देखो, खुद सोचो, जैसे ही इसको एनर्जी मिली है ना, कोई भी हमने रेडिएशन किसी भी फॉर्म में इसको जब एनर्जी दी तो उसके पास एनर्जी ज्यादा हो गई। अब क्या करेगा, वो अपने लेवल से नेक्स्ट लेवल पे जंप कर जाएगा, ठीक है। हाथ भी ऐसे ही होता है, जब वहाँ पे एनर्जी मिलती है तो हम क्या करते हैं, खेलने लग जाते हैं, हम क्या करते हैं, कुछ मूवमेंट करते हैं। तो इसके साथ भी ऐसे ही हो, जैसे ही इसने एनर्जी एब्जॉर्ब की तो अपने लेवल से नेक्स्ट लेवल पे जंप कर गया, ठीक है। तो जब इसको जंप करना होता है तो यहाँ पे क्या करते हैं, अगर इसको अपने फर्स्ट लेवल से सेकेंड लेवल पे जाना था तो इसने क्या की, एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, एनर्जी एब्जॉर्ब हुई, ठीक है। अब क्या हुआ, थोड़ी देर बाद, अब ऐसा तो नहीं है ना कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप किया तो यहीं पे रह जाएगा। थोड़ी देर बाद जब उसकी एनर्जी कम होने लग जाएगी तो क्या करेगा, फिर से अपने लेवल पे वापस आएगा। तो जैसे ही यहाँ पे वो वापस अपने लेवल पे जब इलेक्ट्रॉन आता है तो वो कुछ ना कुछ एनर्जी रेडिएट करता है, एमिट करता है। तो अगर वो सेकेंड लेवल से फिर से फर्स्ट लेवल पे आ रहा है तो हम उसको क्या बोलते हैं, उसने एनर्जी कुछ ना कुछ एमिट की, ठीक है। तो जो ये वाला लेवल होता है ना, ये वाले लेवल जहाँ से इलेक्ट्रॉन जाते हैं उसको हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, और जहाँ पे वो जाता है उसको बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। तो ये जो थी, ये वाली इसकी एक्साइटेड स्टेट थी। तो जब ये एक्साइटेड स्टेट से वापस अपने ग्राउंड स्टेट पे आया तो वहाँ पे इसने क्या की, कुछ ना कुछ एनर्जी एमिट की, ठीक है। ये चीज समझ आई। तो जब भी आपने इनके बीच में इनका एनर्जी बताना होता है कि इसने कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की, कितनी रिड्यूस की, तो वो हम बताते हैं इनकी एनर्जी डिफरेंस से। एनर्जी डिफरेंस क्या होगा, E2 माइनस E1, ठीक है। क्लियर हो गया ना और आपको अच्छे से, ठीक है। यही है बस बोहर मॉडल, उन्होंने क्या अच्छे से सारे इलेक्ट्रॉन, सारे एटम्स को एक्सप्लेन कर दिया, उसका पूरा स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर दिया। अब जो नेक्स्ट वीडियो है मैं उसमें आपको इन इलेक्ट्रॉन्स का जो है ना, इलेक्ट्रॉन्स जो घूम रहे हैं उनका क्या रेडियस है, किस वेलोसिटी से घूम रहे हैं, है ना, उनकी एनर्जी जो है, जो इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं ना उनकी एनर्जी क्या होगी, हम वो सब कुछ, इनके फॉर्मूलेज है, ठीक है। इन फॉर्मूलेज को अच्छे से पहले निकालना सीखेंगे, हम कैसे निकालते हैं, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो जस्ट कमेंट में, ठीक है। थैंक यू।